नमस्कार सभी को। मैं डॉक्टर श्रीफूल मीणा, सहआचार्य इतिहास विभाग, पंडित नवल किशोर शर्मा, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय दौसा। आज हम एमए फाइनल के ग्रुप बी के थर्ड पेपर मुगलकालीन भारतीय समाज एवं व्यापार और अर्थव्यवस्था, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें जो चैप्टर है आज का वो है मध्यकालीन भारत की अर्थव्यवस्था, व्यापार, वाणिज्य व नगरीय केंद्र। मध्यकालीन भारत की अर्थव्यवस्था के विषय में हमें जो जानकारी मिलती है वो फारसी और अरबी ग्रंथों से मिलती है, लेकिन पूर्ण जानकारी हमें इनसे प्राप्त नहीं हो पाती है। किंतु उपयोगी सामग्री उस काल के संस्कृत तथा क्षेत्रीय भाषाओं के साहित्य में भी उपलब्ध है। कुछ विदेशी पर्यटक के विवरण से भी हमें उस समय के बारे में, देश की आर्थिक स्थिति क्या थी, इसके बारे में जानकारी मिलती है। मुसलमानों ने भारत में अपनी सत्ता स्थापित करने के बाद यहाँ की संपन्न अर्थव्यवस्था में किसी प्रकार का भी कोई हस्तक्षेप नहीं किया। फलस्वरूप 1526 से 1556 ईस्वी तक यहाँ परंपरागत अर्थव्यवस्था प्रचलित रही। आज की भांति उस समय भी भारत एक कृषि प्रधान देश था। भारत की अधिकांश जनता जो है वो कृषि पर निर्भर थी और कृषि अर्थव्यवस्था की मुख्य रीढ़ मानी जाती थी। खेती भी उस समय प्राचीन ढंग से ही की जाती थी। जो औजार थे खेती के वो भी प्राचीन थे, जैसे हल, कसी, खुरपी, पटेला, हांसिया, बैलों की जोड़ी अन्नोत्पादन के काम में आती थी, क्योंकि बैलों के माध्यम से ही खेती की जुताई की जाती थी उस समय, इसलिए प्रत्येक घर में बैल का जोड़ा रहता था। सिंचाई के लिए नहरें बहुत कम थी। खेती जो है वो वर्षा के ऊपर ही निर्भर होती थी। यदि अच्छी वर्षा और समय पर हो जाती थी तो बहुत अच्छा फसल उत्पादन होता था। यदि वर्षा कम होती थी तो फसल उत्पादन कम हो जाता था। वर्षा के अभाव में जनजीवन जो है वो परेशान हो जाता था। अन्यथा जीवन बड़ा सरल, परिवर्तन शून्य तथा अनुशील शासित था। किंतु गांव का जो समुदाय था वो अपने आप में पूर्ण था। ग्रामवासियों की जो आवश्यकताएं होती थी वो ज़्यादातर गांव में ही पूरी हो जाती थी। प्रत्येक व्यक्ति का एक नियत कार्य था, जैसे किसान खेत जोतता था, बोता था तथा काटता था। स्त्रियां जो होती थी वो घर का कामकाज करती थी तथा पशुओं की सेवा करती थी, बच्चों का पालन पोषण करती थी, खाना बनाने का कार्य करती थी और घर के जो छोटे मोटे लघु उद्योग थे या कुटीर उद्योग थे उनमें हाथ बटाने का कार्य करती थी। बढ़ई, लोहार आदि जो है वो औजार बनाते थे। किसान उन्हें भोजन देता था। मोची उस समय जूते बनाने का कार्य करता था। धोबी, नाई, चरवाहा, ग्वाल, भंगी, पुजारी, ज्योतिषी, वैद्य आदि जो थे वो सब अपने अपने निश्चित कार्य करते रहते थे। खेती के साथ साथ कुछ ग्रामीण उद्योग धंधे भी पनपते थे, जैसे रस्सी और टोकरी बनाना, शक्कर गुड़ बनाना, इत्र, तेल आदि बनाना। गांव में छोटे छोटे हाट बाजार लगते थे, जहां कपड़ा, मिठाइयाँ तथा अन्य दैनिक आवश्यकता की वस्तुएं ग्रामीणों को आसानी से उपलब्ध हो जाती थी। ये वस्तुएं दूर दूर से व्यापारी जो है वो बेचने के लिए यहाँ हाट बाज़ारों में लाते थे। बाज़ार में कभी कभी एक आदमी सिक्कों की ढेरी लगाकर बैठता था, जिसका काम एक सिक्के के बदले दूसरे सिक्के देना था। बड़ी जगहों पर वार्षिक मेले होते थे। उन मेलों में आसपास के ग्रामीण जो है वो एकत्रित होकर वहाँ अपनी साल भर की आवश्यक वस्तुएं खरीदने के लिए जाते थे और मनोरंजन के साधन भी वहाँ उनको उपलब्ध होते थे। इस प्रकार परंपरागत जो है आर्थिक व्यवस्था मध्यकालीन भारत में चल रही थी। लोग उस अर्थव्यवस्था में अपना सुखी जीवन यापन कर रहे थे। अब जो अर्थव्यवस्था है उसका सबसे महत्वपूर्ण
बिंदु है उपज। ये बताना कठिन है कि उन दिनों खेती का क्षेत्रफल कितना होता था। मुख्य फसलों में उस समय गेहूँ, बाजरा, मक्का, चावल, मटर, तिलहन, गन्ना, रुई आदि बोई जाती थी। फलों में आम, अंगूर, केले, खरबूजा, अंजीर, नींबू, खिरनी, जामुन आदि विभिन्न प्रकार के दैनिक और सीजनल जो फल हैं वो उस समय उत्पन्न होते थे। औषधिक जड़ी बूटियाँ, मसाले और सुगंधित काष्ठ काफ़ी मात्रा में पैदा किए जाते थे तथा भारत के बाहर उनका विक्रय भी होता था। अनाज भंडार करने के सामान्य तरीका जो है वो गड्ढों या खपत्तियों में रखने का था, जिसमें बहुत समय तक अनाज सुरक्षित रखा जा सकता था। दिल्ली के शासकों ने भारतीय फलों की उपज में वृद्धि और किस्म में तरक्की करने के काफ़ी प्रयास किए थे। उन्होंने बागवानी को भी प्रोत्साहन दिया था। जैसे फिरोज शाह तुगलक ने अपने समय में दिल्ली क्षेत्र में करीब 1200 बाग लगवाए थे। उन बागों में विभिन्न प्रकार के फलों के वृक्ष लगवाए, जो इतना फल उनसे उत्पन्न होता था जो भारत से बाहर भी उनको निर्यात या सौगात के रूप में भेजा जाता था। प्रथम मुगल सम्राट बाबर को बागों में विशेष रुचि थी। उसने भी अनेक बागों का निर्माण करवाया। जैसे ईरानी शैली के अनुसार उसने बहुत सारे बाग जो है उनका निर्माण करवाया था, जिसमें कृत्रिम झरने तथा ढलुआ ज़मीन पर चबूतरे आदि उसके द्वारा बनाए गए थे। फिर प्रौद्योगिकी। प्राचीन काल से भारत में जो प्रौद्योगिकी का विकास प्रारंभ हुआ वह मध्यकाल में भी चलता रहा। मध्यकाल में भी भूमि की कमी नहीं थी तथा अनेक क्षेत्रों में 2 अथवा 3 फसलें हो जाती थी यदि सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध होता था तो। यद्यपि मध्यकालीन शासक सिंचाई के साधनों पर पर्याप्त ध्यान देते थे, फिर भी अधिकांश खेती वर्षा के ऊपर ही निर्भर मानी जाती थी। मध्ययुगीन शासकों ने उन्नत प्रौद्योगिकी की सहायता से बांध बनवाने और बड़े बड़े जलाशयों से सिंचाई के लिए नहर निकलवाई। सिंचाई प्रौद्योगिकी के 3 पक्ष थे। पहला था नहरों की खुदाई, दूसरा कुओं और नदियों से पानी को खींचकर खेत तक पहुंचाने के लिए नालियां बनाना तथा तीसरा पुराने जल स्रोतों की मरम्मत कर उपयोगी बनाना। मुसलमानों के आने के बाद उन्होंने नए फल फूलों को पैदा करने की तकनीकी भारत में विकसित की। इसके लिए खेती के कुछ नए उपकरणों का भी विकास उस समय किया गया। इन नए उपकरणों की सहायता से आलू की फसल तैयार की जाने लगी, अंगूरों की उपज करवाई तथा भारत में पहली बार तरबूज पैदा किए जाने लगे। यद्यपि खेत जोतने के लिए हल का ही प्रयोग किया जाता था, लेकिन अब हल के नीचे लोहे के तीखे फलक लगाए जाने लगे, जिससे भूमि को अधिक गहराई से खोदा जा सके। फसल काटने के लिए लोहे की दराती का प्रयोग किया गया। तैयार फसल को खलिहान में उसे साफ करने तथा उससे भूसी निकालने की परंपरागत पद्धति ही काम में ली जाती थी। इस विवरण से ये स्पष्ट है कि कुछ नई फसलें पैदा करने के अलावा खेती की प्रौद्योगिकी में कोई विशेष प्रगति उस समय नहीं हुई थी। प्राचीन काल में युद्ध प्रौद्योगिकी का निरंतर विकास होता गया। अब सैनिकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई। मुसलमानों ने युद्धों में तोपें और बंदूकों का प्रयोग आरंभ किया, इसलिए भारत में तोपें और बारूद बनाने की प्रौद्योगिकी का विकास हुआ। सर्वप्रथम मुगल सम्राट बाबर ने युद्ध में तुलगमा पद्धति का प्रयोग किया था, जो अधिक कारगर सिद्ध हुई। इसके फलस्वरूप अब शत्रु सेना को घेरने की कई रणनीतियों का प्रयोग किया जाने लगा। अब सैनिकों की सुरक्षा के लिए धातु निर्मित कवचों का प्रयोग अत्यधिक बढ़ गया था, परंतु इस काल में अस्त्र शस्त्रों के निर्माण की प्रौद्योगिकी में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। इस प्रकार कृषि और अस्त्र शस्त्रों के प्रौद्योगिकी जो है उन्नत उस समय भारत में मध्यकालीन समय में वहाँ के शासकों ने तैयार की, और जिसका सरकार के अलावा भारतीय जो लोग थे उनको भी उस प्रौद्योगिकी का बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग करने को मिला और उन्होंने उससे अपने संसाधनों में वृद्धि की।